हेलो क्लास 7। कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आज हम मेधा शुरू करते हैं। मेधा भाग 3 पाठ 3 मेधा पाठ 3 चैप्टर 3 पुरस्कार किसके द्वारा लिखी गई ये कहानी है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई यह कहानी है। यह कहानी देश प्रेम से ओत प्रोत वाली कहानी है। किसान की बेटी के देश प्रेम की कहानी है पुरस्कार। चलिए पहले हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद की जीवनी, पूरी जीवनी तो नहीं, हाँ उनके बारे में कुछ जानते हैं। जयशंकर प्रसाद पहले ही मैं बता दूं, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य धारा के आधुनिक काल के छायावादी विचारधारा के कवि थे। फिर से मैं बताती हूँ, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के छायावाद विचारधारा के कवि थे। जयशंकर प्रसाद को महाकवि भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, जयशंकर प्रसाद को महाकवि भी कहा जाता है। यदि आप लोगों में से कोई ऐसा हो जो हिंदी लेकर आगे पढ़ना चाहता हो, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आगे पढ़ना चाहता हो हिंदी साहित्य लेकर, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी सेकंड लैंग्वेज चूँकि आप लोग का है, तो बोर्ड्स में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कवि के ऊपर बोर्ड्स में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए जयशंकर प्रसाद के बारे में जानते हैं। इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1890 में हुआ था। 1890 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी एक छायावादी कवि थे। उन्होंने तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है तथा इनकी रचनाओं में कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष अधिक समृद्ध है। भाव पक्ष, भावनाओं को लेकर, भावनाओं का इन्होंने अपने कृतियों में उजागर किया है, उनको दर्शाया है। कलात्मक भावनाओं से लिपटी होने के कारण अधिक आनंद प्रदायिनी है। प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति के प्राचीन गौरव को अपने काव्य तथा अन्य रचनाओं में स्थान दिया। उन्होंने कविता तथा नाटकों के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात किया। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राज्यश्री, विशाखा, जनमेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके प्रसिद्ध नाटक है। जीवन के अंतिम दिनों में प्रसाद जी क्षय रोग से पीड़ित हो गए और 15 नवंबर सन 1939 को 48 वर्ष की आयु में ही स्वर्ग सिधार गए। हालांकि बहुत अल्प आयु में ही वो गुजर गए, लेकिन इतने कम समय में भी उनके नाटक, उनका काव्य, इन सब ने अपना एक स्थान हिंदी साहित्य में बनाया था। हिंदी साहित्य के छायावाद के 4 प्रमुख कवि कवयित्रियों में जयशंकर प्रसाद जी का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। ये चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। हिंदी साहित्य धारा के छायावाद के
4 प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद जी का नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, उतने ही श्रद्धा और प्रेम के साथ उनका नाम लिया जाता है। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। आशा करती हूँ जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जितना भी मैंने कहा आपको समझ में आया। इन बातों को गांठ बांध लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन आगे जाकर बोर्ड्स तक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित इस कहानी में एक कृषक कन्या के देश प्रेम एवं त्याग बलिदान को दर्शाया गया है। इस पाठ के माध्यम से बच्चों में देश प्रेम की भावना को विकसित किया गया है। पहला अध्याय। आकाश में काले काले बादल घुमड़ रहे थे। पर्वतमाला के अंचल में समतल भूमि से मिट्टी की गंध उठ रही थी। रथों, हाथियों और भीड़ के मध्य महाराज की सवारी बढ़ रही थी। बाजे बजने लगे और कुमारियों ने फूलों की वर्षा की। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। कौशल एक स्थान का नाम है, एक राज्य का नाम था। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज किसान बन इंद्रदेव की पूजा कर हल जोतते थे। दूसरे राज्यों के युवक राजकुमार उत्सव में भाग लेते थे। इस बार मगध का राजकुमार अरुण भी अपने रथ पर बैठा उत्सव देख रहा था। बीजों का थाल लिए खेत की मालकिन कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे और राजकुमार अरुण देख रहा था मधुलिका का भोला सौंदर्य। उत्सव का प्रधान कार्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका को खेत का पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें रखी स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्योछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका ने कहा, देव, मेरे पितामहों की भूमि बेचना मेरे लिए अपराध है। वृद्ध मंत्री ने कहा, अबोध, क्या कर रही है? राजा की कृपा का तिरस्कार। महाराज के संकेत पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी के युद्ध के वीर सिंह मित्र की यह एकमात्र कन्या मधुलिका है। नियम के अनुसार हम उसे भूमि का चौगुना मूल्य दे रहे हैं। महाराज चुप रहे। सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविर लौट गए। मधुलिका वृक्ष की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। रात्रि उत्सव में अरुण ने भाग न लिया। उसकी आंखों में नींद न थी। अरुण ने देखा रक्षक सो रहे थे। वह उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां मधुलिका निद्रा का सुख ले रही थी। कौन? मधुलिका ने चौंक कर पूछा। देवी, मैं मगध का राजकुमार। मैं तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरा हृदय तुम्हारी छवि का दास बन गया है। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा।
नहीं, मैं राष्ट्रीय नियम नहीं बदलना चाहती, चाहे मुझे कितना ही दुख हो। मधुलिका उठकर चल दी। राजकुमार लौट गया। मधुलिका ने राजा का अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे के खेत में काम करती और कठिन परिश्रम से जो सूखा अन्न मिलता उसे खाकर झोपड़ी में पड़ी रहती। आसपास के किसान उसका आदर करते थे। इस तरह दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। चलिए, हमने अपने पहले अध्याय में क्या देखा? कौशल राज्य में एक उत्सव होता है जहाँ राजा किसी एक के खेत में हल जोतता है और नियम के अनुसार उस खेत का जो मूल्य है उसका चौगुना मूल्य उस खेत के मालिक को देता है। यहाँ कौशल के राजा ने मधुलिका के खेत में हल जोता। मधुलिका जब राजा हल जोत रहे थे तब बीज की थाली इस तरह से पकड़े खड़ी थी। हल जोतने पर बीज फैलाना होता है, बीज छिड़काना होता है। ये काम हुआ। यह एक बहुत ही बड़ा उत्सव होता है कौशल में, जहाँ बहुत लोग आते हैं। आसपास के राज्य के राजा राजकुमार को भी निमंत्रण दिया जाता है, वो भी आते हैं। अच्छा, जब राजा ने मधुलिका को उसके खेत के दाम से चौगुना पैसा दिया तो मधुलिका ने वह महाराज पर न्योछावर कर दिया और उसने कहा कि मेरे पितामहों की भूमि बेचना मेरे लिए अपराध है। नियम है, राजा जिस खेत में हल जोतता है वो खेत राजा का हो जाता है, लेकिन सभी इसके पैसे ले लेते हैं, बेच देते हैं उस खेत को। मधुलिका ने क्या किया? मधुलिका ने उस खेत को नहीं बेचा, राजा को दान कर दिया उसने। कौन थी मधुलिका? वाराणसी के युद्ध के वीर सिंह मित्र की यह इकलौती कन्या थी, इकलौती बेटी थी मधुलिका। इधर मधुलिका की सुंदरता देखकर मगध के राजकुमार मुग्ध हो गए और वह मगध के राजकुमार का नाम था अरुण मुग्ध हो गए और वह मधुलिका के पास रात को आए ये कहने के लिए कि तुम्हारी जो खेती, जो ज़मीन राजा के पास चली गई है वो ज़मीन मैं राजा से तुम्हें लाकर लौटा दूंगा। लेकिन मधुलिका ने कहा, जो चीज़ राजा के पास चली गई है, जो राज नियम के विरुद्ध है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। राज नियम के विरुद्ध मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी करके मधुलिका चल दी और अरुण भी अपने शिविर में चला गया। उसके बाद दूसरों के खेतों में काम करके मधुलिका अपनी जीविका चला रही थी। बच्चों, हमने पहला अध्याय पढ़ा। आप अच्छी तरह से ये वाला अध्याय घर में पढ़ोगे। अगले क्लास में हम इसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।